हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 10 जुलाई को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे द हिंदू से लिया गया है। 2 मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल में। द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0। इसमें हम बात करेंगे कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स क्यों चाहता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग हो। ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू कवर किए जाएंगे। इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन ये भी तैयार करेंगे कि क्यों जो है, क्या रीज़न है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है डिस्पाइट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। ठीक, तो ये एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई सी ट्रीटीज़, है ना। हाई सी ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ जो अनक्लॉज है उसको समझेंगे। हाई सी ट्रीटी होता क्या है, अनक्लॉज 1982 एग्रीमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर लगातार आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आज की सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला आर्टिकल है, आपको प्रीलिम्स में दिख सकता है नेक्स्ट ईयर। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, डायरेक्टली मिल जाएंगे, नहीं तो नीचे लिंक भी दी होगी, उस पर क्लिक करेंगे मोर पे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द शेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 3.0 फॉर मोदी 3.0। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। 2023 में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसके पहले भी लगातार आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें डेटा दिया हुआ है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पहले पूछे गए हैं रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। इस आर्टिकल के थ्रू 2 मेंस के क्वेश्चन कवर करेंगे, एक जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार आने के, और एक जो एंटायरली इसी आर्टिकल से एड्रेस होगा। जो इसी से एड्रेस होगा वो कौन सा है, वाई इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, पहला क्वेश्चन इसे एड्रेस करेंगे और दूसरा जो एड्रेस करेंगे वो है एनालाइज द रीजन बिहाइंड द स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया डिस्पाइट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, PLI एंड वेरियस रिफॉर्म्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना स्लोली ग्रो क्यों कर रहा है, जबकि सरकार ने कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स, PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मेक इन इंडिया और कई तरह के रिफॉर्म्स किए हैं जैसे कि GST, IBC। उसके बावजूद भी तो उसके रीजंस को हमें एनलिस्ट करना है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेंस में आपको 2024 में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो आर्टिकल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो करंट स्टेटस है वो देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। मोदी गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो उन्होंने टारगेट किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस GDP में कंट्रीब्यूशन है उसे बढ़ाना है। कितना करना है, 15% है, 25% करना है बाय 2025। तो ये टारगेट रखा गया था कि बाय 2022 रखा गया था पहले कि 25% बाय 2022 होना चाहिए, लेकिन इसे बढ़ा करके बाय 2025 कर दिया गया। सो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 2014 में 15% के अराउंड था और इसे टारगेट 25% किया गया। इसको करने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लाए गए जैसे कि मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स और कई तरह के रिफॉर्म्स भी लाए गए, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म्स था GST इन 2017। लेकिन इन रिफॉर्म्स को लाने के बाद भी, इनिशिएटिव्स के लाने के बाद भी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। वर्ल्ड बैंक का अगर डेटा को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ इन रिलेटिवली डिक्लाइन, मेकिंग अप ओनली 13% ऑफ GDP इन 2022। इसका मतलब 15% थी 2014 में और 2022 में इसका परसेंटेज कितना हो गया, टोटल 13% के अराउंड हो गया। इसका मतलब हम बढ़ाना चाहते थे
लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो उल्टा कम हो चुका है रिलेटिवली कंपेयर करें तो। अगर हम बाकी मार्केट से कंपेयर करें, बाकी कंट्री से कंपेयर करें, तो वियतनाम में लगभग 25% मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इवन बांग्लादेश में 22% है, मलेशिया में 23% और चाइना में ऑलमोस्ट 28%। तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो कि इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो बहुत कम है और पुअर है। तो ये आपका करंट स्टेटस हो जाएगा। तो आप जब ये क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप करंट स्टेटस क्या है। जब भी आप इसमें बात करेंगे तो आपको रीज़न लिखने के पहले ये बताना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ स्लो हो रही है और उसके लिए आपको डेटा देना पड़ेगा, देन आप रीज़न से शुरू कर सकते हैं। सो फर्स्ट रीज़न क्या है? पहला रीज़न है डीमोनेटाइजेशन एंड देन कोविड-19। डीमोनेटाइजेशन और कोविड-19 के कारण अगर देखें तो एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कैश सप्लाई बहुत कम हो गई थी इस समय में। जो वर्किंग कैपिटल था वो बहुत कम हो गया था और कई सारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो इस वक्त बंद हो गए थे। और एक बार कोई उद्योग बंद हो जाता है तो उसे दोबारा शुरू करने में बहुत मुश्किल होती है, दोबारा से कैपिटल जनरेट करना, रेस करना। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और उसके कारण कई एमएसएमई बंद हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेस जो है, एमएसएमई का बेस धीरे धीरे कम हुआ है इन दो रीजंस के कारण, कोविड-19 एंड डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन 16 में आया था और कोविड-19 2020 में आया था। नेक्स्ट क्या है रीज़न? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट अभी भी है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज भी जो है इंडिया में नहीं है, जिसके थ्रू इंडस्ट्री फ्लॉरिश करे। जो इंडस्ट्री इसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, बेयर मिनिमम। थर्ड क्या है? हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट होने के कारण ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसे में इंडिया ऐसे गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ इंडिया के गुड्स को कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि हाई प्राइसेस है। प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अगर लो प्राइस होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, हाई प्राइस रहेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। वर्ल्ड मार्केट में डिमांड कम तो इंडिया से एक्सपोर्ट कम, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्टिल इंडिया में जो स्किल वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, केवल 5% के अराउंड। हालांकि सरकार ने स्किल इंडिया मिशन ज़रूर शुरू किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है चेंज हमें नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक रिजिड लेबर लॉज। 2020-21 से पहले अगर हम देखें तो लगभग 300 के अराउंड ऐसे लॉस थे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कंप्लाई करना हुआ करता था। 300 लॉज, आप समझ रहे हैं तो कितने ज़्यादा रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को कंप्लाई करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप इन रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको करप्शन करना पड़ता है। जो इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर आते हैं, लेबर इंस्पेक्टर, उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में ओवरऑल जो कॉस्ट होती है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेटअप करने की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है उसका, और वो कंपनी वायबल नहीं हो पाती। इतनी कैपिटल अपफ्रंट में लोगों के पास नहीं होती है। बहुत सारे लोग प्लान भी करते हैं, डिसाइड भी करते हैं, लेकिन इतने लॉस देखकर, इतने क्लियरेंस देखकर उन लोग सोचते हैं रहने देते हैं भाई, अपने से नहीं हो पाएगा। ऐसे में नई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं आ पा रहा है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है? चाइनीज़ इंपोर्ट सर्च, है ना। जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद में गलवान वैली हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल तोड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चाइनीज़ के जो इंपोर्ट हैं वो धीरे धीरे सर्ज होते जा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। अगर आप मोबाइल में देखें तो टेक्नोलॉजी वाइज भी अच्छे हैं और कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। चाहे आप Xiaomi देख लीजिए, चाहे आप Realme देख लीजिए, चाहे आप Redmi देख लीजिए, वॉटेवर आप जो भी देखें, तो चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं कॉम्पिटिटिव भी हैं, क्वालिटी वाइज भी ठीक हैं। इसलिए जो इम्पोर्ट्स हैं वो सर्ज होते जा रहे हैं। और एक लास्ट रीज़न है जियोपॉलिटिकल रीज़न, है ना। अगर हम देखें तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पूरे दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है कोविड के बाद। उसके अलावा अलग अलग कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं रीजन में, जैसे यूक्रेन, रशिया, मिडिल ईस्ट एशिया में पैलेस्टीन, इज़राइल। तो अलग अलग कंट्री में कन्फ्लिक्ट होने के कारण अगर कोई कंट्री में इनस्टेबिलिटी है तो वहाँ पर तो
गुड्स की डिमांड होगी नहीं, वहाँ सिर्फ एसेंशियल गुड्स की ही डिमांड होगी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स उतने ज़्यादा वहाँ लोग डिमांड नहीं करेंगे। तो ओवरऑल इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो उससे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, हर्ट हुए हैं। तो ये आपके कुछ रीजंस हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि पीएलआई और मेक इन इंडिया के बाद भी, जीएसटी के बाद भी क्या रीजंस हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है। नाउ बात करते हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहला रीज़न ये है कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है ना, अर्बनाइज एरिया बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा आप देखेंगे कि 100 मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर कहाँ जाएंगे, माइग्रेट करेंगे अर्बन सिटीज़ में। और अगर हम चाहते हैं कि ये लो स्किल्ड जो वर्कर हैं इनको पूरी तरीके से एब्जॉर्व किया जाए सिटीज़ में, और सिटीज़ का जो अर्बनाइजेशन है वो भी प्लान मैनर में हो, वो भी पैरालाइज ना हो, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो अर्बन एरिया है उसके आउटस्कर्ट में मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट। दूसरा, हमें इस माइग्रेशन को रोकने के लिए विलेज एरिया के आसपास भी मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो बनाने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की ज़रूरत है, ताकि लोग अर्बन एरिया में ना आकर वहीं आसपास जो है अपना जॉब करें। तो बेसिकली हमें माइग्रेशन रोकने के लिए और प्लान्ड वे में अर्बनाइजेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रीज़न है इंडिया हैज़ अ मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट। इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल 10 लाख के आसपास आपकी लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। जो नई लेबर फोर्स आ रही है उसको आप एब्जॉर्व कहाँ करोगे, किस फील्ड में करोगे? मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा है जिसमें अनस्किल्ड लेबर को एब्जॉर्व किया जा सकता है। अगर हम देखें तो इंडिया का लगभग 50% लेबर फोर्स कहाँ पर काम कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर सेक्टर है। अब 50% पॉपुलेशन को हमें एग्रीकल्चर से बाहर निकालना है, ये अनस्किल्ड पॉपुलेशन है। अब ये सर्विस सेक्टर में काम कर सकते क्या? नहीं कर सकते यार, अनस्किल्ड लोग सर्विस सेक्टर में नहीं आ सकते। आपको सर्विस सेक्टर के काम करने के लिए एटलीस्ट सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड होना पड़ता है। तो कहाँ काम कर पाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही काम कर पाएंगे। तो जो ट्रांजिशन है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर से, वो कहाँ शिफ्ट होगा? मैन्युफैक्चरिंग में, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इंडिया अपना कम करना चाहेगा। पिछले 12 महीने में इंडिया ने लगभग 1 ट्रिलियन का ट्रेड किया है गुड्स में, और टोटल डेफिसिट कितना रहा है? लगभग 250 बिलियन का डेफिसिट रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड। मेजरली अगर आप इंडिया के इंपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 1/4 इंडिया के इंपोर्ट्स हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो कि सब्सटेंशियल इंपोर्ट कंपोनेंट है। अब हम ऑयल को तो हमें करना ही पड़ेगा, क्रूड ऑयल, क्योंकि अपने यहाँ है नहीं, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकते हैं स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम की। तो इंडिया को जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। उसके लिए इंडिया ने अलग अलग स्कीम्स भी शुरू की है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस ट्रेड की बात करें, तो वहाँ इंडिया का जो है 160 बिलियन का सरप्लस है इन द लास्ट 2 मंथ, और टोटल जो है ट्रेड कितना किया है? 518 बिलियन में। लेकिन दिक्कत क्या है सर्विस सेक्टर के साथ? सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता है जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। तो यहाँ सर्विस सेक्टर में इंडिया को बेनिफिट तो है, इंडिया अच्छा तो कर रहा है, और इसको इंडिया को बढ़ाना भी चाहिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ भी करना चाहिए, लेकिन इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप जो है ज़्यादा फोकस करेंगे, उसे प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी था, मर्चेंडाइज ट्रेड हमेशा जो है ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें, है ना, नेगेटिव में होता है। सर्विस सेक्टर में हमेशा पॉजिटिव होता है, और दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ओवरऑल करेंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव में होता है ना। ये हमने बीओपी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। नाउ बात करते हैं, चूँकि ये राइटर यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, तो इन्होंने ये भी लिखा है कि क्यों जो है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया
का मैन्युफैक्चरिंग बेस को सपोर्ट करना चाहता है या इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैक करना चाहता है। उसके पीछे के दो रीजंस इन्होंने बताए हैं। पहला तो ये है कि अगर इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस अगर इम्प्रूव होता है तो डायरेक्टली इंडिया की जो एबिलिटी है काई की रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, वो इम्प्रूव करेगा। और हम जानते हैं कि जो चाइना है उसका एग्रेशन बढ़ते जा रहा है इंडियन ओशन में। तो यूएस चाहता है कि ये अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंप्रूव करें, इंडस्ट्रियल बेस इंप्रूव करें। इंडस्ट्रियल बेस इंप्रूव करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़िया हो जाएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, इंडिया इकोनॉमिकली सुपर पावर की तरफ बढ़ेगा। जब इंडिया के पास पैसा रहेगा तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से इक्विपमेंट खरीद पाएगा डिफेंस वाले, और फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये राइटर का कहना है ना। तो बेसिकली ये है कि आप हमारे यहाँ से इंपोर्ट तो तभी कर पाओगे जब आप ग्रो कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या है? यूनाइटेड स्टेट अल्टरनेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलप करना चाहता है। ठीक है, अभी ग्लोबल वैल्यू चेन का अगर हम सेंटर देखें तो वो क्या है? चाइना। सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ पर है? चाइना में। ये सारी कंपनियां पहले कहाँ हुआ करती थी? यूएस में, बाद में शिफ्ट कहाँ हो गई? चाइना में। अब कोविड के दौरान और अब जनरल भी अगर हम बात करें तो चाइना की असर्टिवनेस बढ़ती जा रही है। कोविड के दौरान भी देखा गया कि सिर्फ एक कंट्री पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अगर कल को वॉर हो जाती है चाइना के साथ तो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में है, सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है रुक जाएगा और बहुत सारी कंट्रियां एक साथ अफेक्ट हो सकती है। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है? ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है जैसे कि आपका एक आईफोन बनाना है तो आईफोन का चार्जर एक कंट्री में बनेगा, आईफोन की जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, वो ताइवान में बनेगी, या असेंबल एक कंट्री में होंगे। तो जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होती है उस हिसाब से अलग अलग जगह मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना दी गई है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वैल्यू चेन। इंडिया अभी तक के ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। तो यूएस क्या चाहता है कि इंडिया एक लाइक माइंडेड कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू है और फ्यूचर में इंडिया से संबंध अच्छे होने के चांसेस हैं। इसलिए जो अल्टरनेटिव ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंडिया सेंटर पर होना चाहिए और उसके लिए इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस और रिफॉर्म्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट इसलिए इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैक कर रहा है। चीज़ें क्लियर है? नाउ जो मोस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर, वाटर, सैनिटेशन, लेबर रेगुलेशन, लैंड एक्विजिशन रूल और एनवायरनमेंट रेगुलेशन, ये प्राइमरली कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी स्टेट गवर्नमेंट, वाटर स्टेट सब्जेक्ट, लेबर रेगुलेशन स्टेट, लैंड एक्विजिशन रूल्स कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट रेगुलेशन भी कॉन्करेंट है। लेकिन बाय एंड लार्ज स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक के स्टेट गवर्नमेंट यहाँ रिफॉर्म नहीं करेगी तब तक के जो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिफॉर्म प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने 2014 के बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ाने की कोशिश की, स्टेट के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। जैसे कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये इसके थ्रू जो है रैंकिंग निकाली जाती थी स्टेट की, लेकिन ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इसकी रैंकिंग निकालना बंद कर दिया गया। और इसमें बेसिकली जो स्टेट हैं उन लोग बताते थे कि हमने क्या रिफॉर्म किया है, उसके हिसाब से रैंक बनाते थे, पर एक्चुअल में जब इन्वेस्टर वहाँ जाते थे तो उनको पता चलता था कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और ये रैंकिंग के पे आप रिलाय नहीं कर सकते। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है अपना मॉडल लॉ बना देती थी और बोलती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको फॉलो करे। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट फॉलो ही नहीं कर रही थी। अब जहाँ पर बीजेपी है स्टेट में वहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन ठीक होता था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, मतलब डबल इंजन की सरकार में। लेकिन जहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टीज़ हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फिक्शन देखने को मिला है कॉपरेशन की जगह। तो यहाँ पर अभी जो केंद्र सरकार है मोदी 3.0 में इस एक एरिया में फोकस किया जा सकता है। गेटिंग मोर स्टेट टू फोकस ऑन थॉटफुल ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज डिफिकल्ट टास्क एंड विल रिक्वायर एन इम्प्रूव टूल किट ऑफ स्टिक एंड कैरेट्स। द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंसिडर पुटिंग स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन जॉब क्रिएटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, पेपर मिल्स एंड फर्नीचर इंस्टेड ऑफ पुशिंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर सच एज सेमीकंडक्टर एंड रोबोटिक्स। सो यहाँ पर जो मोदी 3.0 के लिए जो फोकस करने की बात है वो दो जगह पे है। एक है सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, है ना, चाहे कांग्रेस हो स्टेट में चाहे बीजेपी हो, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन होना चाहिए और स्टेट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा
सरकार को जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल पे भी फोकस करना चाहिए। जो केंद्र सरकार का फोकस है पीएलआई वगैरह में, वो सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, इन पे ज़्यादा है, जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है। कैपिटल मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मशीनरी इसमें यूज़ होती है, पर इसमें ज़्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। वहीं लेबर इंटेंसिव में आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये सरकार का फोकस एरिया होना चाहिए। सो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द हाई सीज ट्रीटी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरमेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस में, है ना। बहुत सारे कन्वेंशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो आपका UNFCCC के अंदर COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाई सी ट्रीटी पे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, है ना। जो आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप जो है UNFCCC पढ़ रहे हैं, CBD पढ़ रहे हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इन सब पे लगातार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्री पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। 25 या 26 में ये आपको हाई CTT दिखने वाला है। प्रीलिम्स में हर हाल में क्वेश्चन आएगा। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जल्द से जल्द जो है हाई CTT को साइन करेंगे एंड देन रेटिफाई करेंगे। ये एक इंटरनेशनल लीगल आर्किटेक्चर है फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ओशियंस। ठीक, यहाँ पर हम हाई सी होता क्या है अभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी आप जो समझना है आपको वो मेन चीज़ क्या है, ये क्या कर रहा है, मेनली इकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। किसकी? ओशियंस की। ठीक, द ट्रीटी इज मेंट फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अदर मरीन रिसोर्सेज इन ओशन वाटर। सो ओशन का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने का काम, और जितनी भी ओशन डाइवर्सिटी है, जो मरीन डाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज़ है, उन सब को कंजर्व करना और उनका सस्टेनेबल यूज़ करना इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसको और एक नाम से भी जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट। द ट्रीटी इज़ फॉर्मली नोन एज एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक, जो हाई सी है वो जनरली वो एरिया होता है ओशन का जहाँ पर नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है किसी भी कंट्री का। अभी समझेंगे इसको और डिटेल में। टोटल 91 कंट्रीज़ हैं जिसने इस ट्रीटी को साइन कर चुके हैं, और 8 कंट्री केवल ऐसी हैं जिसने अभी इसे रेटिफाई किया है। जब तक कि 60 कंट्री इसे रेटिफाई नहीं करेगी तब तक कि ये एनफोर्स नहीं किया जा सकता। चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमें हाई सी ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको एक कन्वेंशन के बारे में याद दिलाना होगा, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम जो भी बायोडाइवर्सिटी है ना, उसे कंजर्व करें। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, जो लैंड एरिया और टेरिटोरियल वाटर्स में जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, जो स्पीशीज़ है, उसको कंजर्व करने की बात की जा रही है। लेकिन वो स्पीशीज़ जो कि ग्लोबल कॉमन ओशन एरिया में है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटी नहीं थी। ठीक, तो पहला रीज़न ये हो गया। नेक्स्ट है ओशियंस आर गवर्न बाय सेवरल इंटरनेशनल लॉ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कौन सा है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी। 1982 में ये एग्रीमेंट आया था, और उसके बाद से जो है जो ओशन है उसको गवर्न इसी कन्वेंशन के थ्रू किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर बाउंड्री डिमार्केशन किया गया है टेरिटोरियल वाटर में, कंटीजियस जोन में, EEZ जोन में और हाई सी एरिया में ओशंस को डिवाइड किया गया है। और जो बाउंड्रीज है उसके साथ साथ जो नेशन है उसकी राइट और ड्यूटीज़ भी इसमें डिसाइड की गई है। तो सबसे पहले अनक्लॉज के थ्रू जो बाउंड्री डिमार्केशन किया गया है वो देख लेते हैं, उससे आपको हाई सी की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स से कि ये आपका इंडिया का कोस्टल एरिया है।
ये मान लीजिए आपका लैंड वाला एरिया हो गया, है ना, बेस लाइन हमने कंसीडर कर लिया। अब बेस लाइन से हम ओशन की तरफ 12 नॉटिकल माइल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस वाटर को या इस एरिया को टेरिटोरियल सी या फिर टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर में जो लॉज लैंड पर एप्लीकेबल हैं एज इट इज़ वो टेरिटोरियल सी पर भी एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब जो क्राइम आप लैंड एरिया में नहीं कर सकते वो टेरिटोरियल वाटर में भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेम लॉज के थ्रू आपको गवर्न किया जा रहा है। इसका मतलब इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के लॉज ही एप्लीकेबल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपको कोई भी लॉ ब्रेक करना है तो मेक श्योर कि आप ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स से आगे जाने के बाद ही करें। नेक्स्ट आपका, अगर हम नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल आगे मूव करते हैं टेरिटोरियल जोन से तो उस जोन को हम कंटिन्यूअस जोन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर मैं बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल ओशन की तरफ मूव करूं तो इस जोन को EEZ जोन कहा जाता है, ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ से बेस एरिया से आपका 370 किलोमीटर का जो ओशन एरिया है वो इंडिया का क्या कहलाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप जानते हैं कि जो ओशन है उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऑयल निकल सकता है। तो 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर इंडिया क्या कर सकता है, उसके पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स हैं इन सारे मिनरल्स को क्या करने का, एक्सप्लोर करने का। चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया कि किस तरीके से बाउंड्री डिमार्केशन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो EEZ के बाद का जो एरिया होता है उसे हम हाई सी एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाई सी एरिया होता है इसमें कोई नेशनल जूरिसडिक्शन नहीं होता है, ना ही इस एरिया में इंडिया का कोई कंट्रोल है और ना ही किसी और कंट्री का, फॉर एग्जांपल चाइना या फिर US यूनाइटेड स्टेट या फिर किसी भी कंट्री का। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन एरिया बोलते हैं। टोटल ओशियन एरिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें 61% एरिया हाई सी एरिया है। इसका मतलब ये ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टी है जो किसी को बिलोंग नहीं करती और सारे लोग इसमें इससे जो रिसोर्सेज हैं इसका यूज़ कर सकते हैं, ओशन रिसोर्सेज का। यहाँ नेविगेशन कर सकते हैं, ओवरफ्लाइट कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अंडर सी केबल है उसे भी लेइंग कर सकते हैं। तो ये राइट्स सारे लोगों के लिए है। ये 61% एरिया ऑफ द ओशियन सबका है और किसी का भी नहीं है। चूँकि हाई सी कॉमन प्रॉपर्टी है इसका मतलब ये किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियस है कोई पर्टिकुलर कंट्री इसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, इसलिए हाई सी ट्रीटी पिक्चर में आई है। हाई सी ट्रीटी के थ्रू हम जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसे कंजर्व कर सकेंगे। ठीक, जो चीज़ें रह गई थी अनक्लॉज में उसे देख लेते हैं। अनक्लॉज डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल वाटर, बता चुका हूँ। इट डिफाइंस द राइट एंड ड्यूटी ऑफ नेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज इन द सी, बता चुका हूँ। एड्रेसेस इशूज सच एज सॉवरेनिटी, पैसेज राइट, राइट ऑफ इकोनॉमिक यूसेज ऑफ रिसोर्सेज लाइक फिश, ऑयल, मिनरल्स और गैस। EEZ फॉर एग्जाम्पल आर क्रिएशन ऑफ अनक्लॉज। ठीक, एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, अगर शांति से कोई भी कंट्री के शिप्स जो है आपके एरिया से पैसेज ले रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते अंडर अनक्लॉज, अगर आपको वो थ्रेट नहीं है किसी भी तरह का, है ना। मान लो कोई शिप आ रही है और आपके टेरिटोरियल वाटर से भी जा रही है शांति से, तो कोई आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उनको रोके। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये आपका क्या हो जाएगा, अनक्लॉज हो जाएगा। अनक्लॉज में जनरल प्रिंसिपल भी दिए हुए हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन इकोलॉजी, लेकिन इसमें ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है और ना ही कोई टारगेट और ना ही कोई आर्किटेक्चर है जिसके थ्रू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन इकोलॉजी किया जाए, है ना, कि ना ही कोई तरीका बताया गया है कि इस तरीके को फॉलो करके हम कंजर्व करेंगे। और इसलिए हाई सी ट्रीटी यहाँ पर बनाई गई है ताकि अनक्लॉज में जो गाइडिंग प्रिंसिपल दिए हैं उससे क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हाई सी ट्रीटी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन इकोलॉजी किस तरीके से करेंगे, थ्रू द डिमार्केशन ऑफ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है
नेशनल पार्क के इक्विवेलेंट है, बस ये कहाँ पर बनाए जाएंगे, ओशन एरियाज़ में बनाए जाएंगे, ओशनिक वाटर्स में बनाए जाएंगे। जिस तरीके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसी तरीके से मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में भी ये कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की जाएगी। प्रोटेक्टेड एरिया ओशंस में ऑलरेडी है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कहाँ पर है, टेरिटोरियल वाटर में, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेशनल जुरिस्डिक्शन है। करेंटली लगभग 18,200 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, और ये टोटल ओशन एरिया का 8% एरिया में टोटल आपके 18,000 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बने हुए हैं, और इसमें जो 90% हैं वो टेरिटोरियल वाटर्स में ही मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हैं। जब ट्रीटी जो है साइन हो जाएगी एंड और प्रॉपरली रेटिफाई कर दी जाएगी, तो फिर चांसेस हैं कि जब भी मतलब ये एनफोर्स की जाएगी तो चांसेस हाई हैं कि जो हाई सी एरिया है वहाँ पर भी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को क्या किया जाए, क्रिएट किया जाए, और इन एरिया में पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, इसके अलावा CBD के अंदर कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये जो है रिसेंटली क्या किया गया है, ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, और इसमें जो है कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि वो कम से कम 30% डिग्रेडेड कोस्टल एरियाज़ को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और 30% मरीन इकोसिस्टम को रीस्टोर करेंगे बाय 2030, और मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। सो पहला ऑब्जेक्टिव किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि ओशन में बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, और जो स्पीशीज़ हैं उनके जीन्स अलग अलग चीज़ों के काम आ सकते हैं, स्पेशली ड्रग्स बनाने के, ठीक, दवाइयाँ बनाने के। तो जो कॉमन एरिया है वहाँ से, जो कॉमन हाई सी एरिया है या ओशंस हैं, वहाँ से अगर कोई स्पीशीज़ निकाली जाती है, चूँकि वो सबकी है ना, वो एरिया सबके लिए है, तो वहाँ से अगर कोई स्पीशीज़ निकाली जाती है तो वो रिसोर्सेज के जो बेनिफिट होंगे वो सारे लोगों में इक्विटेबल शेयर करना ज़रूरी है। थर्ड क्या है, मान लीजिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने केबल जो वायर्स हैं वो, या फिर आपने कोई ऑयल पाइपलाइन जो है ओशन के अंदर से निकाल ली है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि आपकी इस एक्टिविटी के कारण, किसी भी कंट्री की एक्टिविटी के कारण जो मरीन इकोसिस्टम है वो डिग्रेड तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसे मिटिगेट करना ज़रूरी है। ये आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव भी है, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजीज टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। डेवलप कंट्रीज़ इससे दूर भागती है, जो कि हमने बाकी ट्रीटीज़ में भी देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और मरीन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करना, ये काम भी जो है फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जो मरीन रिसोर्सेज है उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर सके। चीज़ें क्लियर है। और मैंने आपको ये बता ही दिया हूँ कि ये ट्रीटी कब जो है एनफोर्स होगी, जब कम से कम 60 कंट्रीज़ इसे रेटिफाई कर देगी। ठीक है, जैसे ही 60th कंट्री से रेटिफाई करेगी, उसके 4 महीने में 120 डेज़ में ये ट्रीटी जो है कम इनटू फोर्स हो जाएगी, एनफोर्स इसे किया जा सकेगा। और ये लीगल डॉक्यूमेंट है और बाइंडिंग है, ये भी आपको याद रखना है। बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में आ जाते तो हमें लगता है बाइंडिंग तो नहीं होगा, तो बाइंडिंग है ये ट्रीटी, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेटिफिकेशन में क्या होता है यार, रेटिफिकेशन में जनरली जो पार्लियामेंट है उससे जो है एक बिल पास किया जाता है कि हाँ हम इस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं और इसे रेटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रेटिफिकेशन पार्लियामेंट करती है और जो कैबिनेट होती है वो साइन करती है। साइन सिर्फ अप्रूवल है, रेटिफाई जो है आपके जो पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल हो जाता है। इंडिया में साइन और रेटिफाई दोनों ही गवर्नमेंट करती है, पार्लियामेंट में इस तरीके से रेटिफिकेशन प्रोसेस नहीं होती है। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।